तो गाइस आज का जो आपका लेक्चर है बहुत प्यारा सा लेक्चर है। और आज का लेक्चर में क्लास 12 के जो बायोलॉजी का चैप्टर 4 है, जनन स्वास्थ्य। क्या कहा मैंने? जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्शन हेल्थ। यानी कि अपने जनन पे स्वास्थ्य कैसे कर सकते हैं, स्वास्थ्य मतलब जो होता है अपने जनन के हेल्थ के बारे में, इस चैप्टर के बारे में। यानी कि जो हमारे इस चैप्टर है, इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? जनन, जो जन्म होता है उसके अपने स्वास्थ्य के बारे में ही पढ़ना। जन्म से लेकर स्वास्थ्य A to Z के बारे में पढ़ना है हमको। कैसे स्वस्थ रह सकते हैं अपने आप, इसी के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। जनन स्वास्थ्य जो क्लास 12 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 होता है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 4 है बायोलॉजी का, क्लास 12 की बायोलॉजी का। मेरे दोस्त एक बार आप फटाफट ज्वाइन हो जाना, दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा एक बार, ठीक है ना। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं एक बार आपके दुआ और आपके आशीर्वाद से, ठीक है ना। और चलिए कुछ सिंह और बनने की प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो हमारे, देखो पहले बात हमको सबसे पहले क्लियर कर दूं कि कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं उसमें 3 कैटेगरी के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, या 3 कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं। एक तो होता है आपका डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन, जो बड़े बड़े थ्योरी टाइप का क्वेश्चन होता है, इसको हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है ना। जो 5 नंबर में आते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर कहते हैं। इसे को इंग्लिश में लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है ना, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो यह अलग पढ़ाया जाता है, एक एक करके पढ़ाया जाता है। फिर आपको आता है 2 नंबर वाला क्वेश्चन, जिसको हम लोग लघु उत्तरीय कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? लघु उत्तरीय। अब और इस लेक्चर में हम लघु उत्तरीय की ही बात करें। फिर एक होता है MCQ, लघु उत्तरीय को शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं, सब्जेक्टिव में ही आता है शॉर्ट क्वेश्चन, तो हम इसमें वही चीज को डील करनी। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग पढ़ाएंगे, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन अलग पढ़ाएंगे। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि जनन स्वास्थ्य के लिए किन पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप स्वास्थ्य हैं, स्वस्थ रहना है, तो किन किन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए। चलिए, तो जनन स्वास्थ्य के लिए आपको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, इस पर बात करें, ठीक है ना। तो सबसे पहला बात है, यहाँ पे जनता के बीच जनन संबंधित विषयों पर यहाँ पे विभिन्न उपाय करना चाहिए। यानी कि जो जनता है, आपके घर अगल बगल में जो भी जनता है ना। नेता लोग तो जनता नहीं समझते उसको, तो अपना काम बनता, भान में जाए जनता। नेता लोग तो कोई परा नहीं है, क्या करोगे, आप ही लोग कर सकते हो। क्या कहा? सबसे पहला है मेरे दोस्त, जनता के बीच जनन संबंधित। देखिए, जनन संबंधित बहुत सारे बातें होता है। जनन संबंधित कैसे को बच्चे को जन्म देना है, अगर किसी को महामारी जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको पीरियड कहते हैं, पीरियड समय जो औरत होती है, लेडीज होती है, चाहे गर्ल्स होती है, उसको गंदे कपड़े यूज नहीं करना चाहिए। उस समय उसको कुछ ऐसे चीज जो स्टेप स्टेप फ्री होती है उसको देना चाहिए। तो इसको बारे में जानकारी तो होना चाहिए कि देखो, सबसे पहली बात ये होता है ना कि जिसके पास पैसा है तो है, जिसके पास नॉलेज है तो है, लेकिन गरीबों के पास क्या? गरीबों के पास तो कुछ नहीं है ना। जिसके पास घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, वो जाकर मजदूरी करके आता है, उसको तो ये तो पता नहीं है भाई हमको महामारी के समय हमको क्या चीज का उपयोग करना चाहिए, स्टेप फ्री का उपयोग करना चाहिए। स्टेप फ्री जो होता है, ठीक है ना, उसका ना कि कपड़े का उपयोग करना चाहिए, जिससे बीमारी फैल सकता है। तो जनन पर स्वास्थ्य यही ना होता है, स्वास्थ्य पर अपना हेल्थ का हेल्थ रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के साथ संभोग कर रहे हैं, उसको एड्स का बीमारी है। भाई एड्स की बीमारी है और संभोग कर रहे हैं, जी नहीं, उससे बच के रहना चाहिए, ठीक है, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो जनन संबंधित विषय पर विभिन्न उपाय करना चाहिए हमारी जनता लोग। सेकेंड पॉइंट कहता है, विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। विद्यालयों में यौन जानते हैं ना, योनि, योनि से सेक्सुअल संबंधित, जो संभोग कैसे करना है, किसके साथ करना है, कब करना होता है, कब नहीं करना होता है, ठीक है ना, कितने बार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हस्तमैथुन क्या है, हस्तमैथुन क्या फायदा है, क्या लाभ है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस सब पर पढ़ाना चाहिए हम क्या, विद्यालयों में। विद्यालयों में यौन शिक्षा के संबंधित बहुत सारे बातें पर ध्यान, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाते ही नहीं है। भाई संभोग करना गलत बात है, सेक्स करे थे रे भाग, रे भाग, इससे करे थे ग्रुप में बन, अरे तेरी की पागल। अरे यह दुनिया का रीत है जी, उसी से आगे बढ़ा। सबको पता है कि भाई सेक्स करने के बाद ही पीढ़ी बढ़ता है, क्या ऐसे बढ़ सकता है क्या? नहीं बढ़ सकता। फिर जानते हैं सब कोई, लेकिन बताना नहीं चाहते। अब बताओ यार, इसमें पता नहीं इसको इतना लोग मतलब शर्मिंदगी से देखता है ना, सोच नहीं सकता।
इसीलिए विद्यालयों में भाई इस पर बात कर दो, ही हा करने लगेगा, ही हा हंसने लगेगा, दुगरा ऐसे नाक में नुका के ऐसे करेगी, लड़कियां से ऐसे करेगी। अरे तरीके जे हो, ये कौन बात है भाई? लाइफ में यही चीज पढ़ना है। डॉक्टर बनोगे तो क्या पढ़ोगे? डॉक्टर में तो यही पढ़ना है ना, तो बायोलॉजी पढ़ोगे तब ना डॉक्टर बनोगे। इसलिए ही हा करने की जरूरत नहीं है, याद रखना जिट्ठे एकदम क्लियर। अब ऐसा नहीं कि गलत करने लगो, ठीक है? मतलब ऐसा डीटे, मतलब बिना लजाए शर्माए आप बायोलॉजी पर और सेक्सुअल संबंधित चाहे कोई भी शरीर के पार्ट हो, ए टू जेड आप यौन संबंधित हो चाहे जनसंख्या संबंधित हो, किसी को आप बता सकते हो बेझिझक होकर, ठीक है? हाँ, उसको समझाने के प्रयास कीजिए कि आज के दुनिया में गलत नहीं है, आप गलत जो करने वाले खुद गलत है, आप गलत नहीं, ठीक है ना? तो पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है? लोगों को यौन संचालित रोग विषय में जानकारी देना चाहिए। देखिए, लोगों को यौन संचालित, जैसे कि एड्स की बीमारी हो, गोनोरिया है, ये सब क्या है? हमारा यौन संचालित रोग है। अगर यौन संचालित रोग अगर किसी व्यक्ति को ऐसा है और उसके साथ आप संभोग करने चले गए, संभोग कर रहे हैं, आपको भी हो जाएगा। इसलिए उस व्यक्ति से बच के रहे जिसके पास यौन संचालित रोग है, जैसे कि उस प्रकार की बीमारी होता है, चाहे गोनेरिया हो, एड्स हो, उस व्यक्ति से बच के रहे, उस व्यक्ति के साथ आप संभोग ना करें, ठीक है ना? और या कभी कभी ऐसा भी होता है कि एड्स की बीमारी, उसके साथ संभोग कर लिया, आपको भी एड्स हो गया। याद रहे, लोगों के यौन संचालित रोगों पर विषय पर ध्यान देना चाहिए, जानकारी देना चाहिए कि यौन संचालित रोग क्या होता है और इससे क्या कितना खतरनाक होता है, इससे आपको बचना चाहिए, ठीक है? इसको जानकारी लोगों के पास पहुंचाएगा कौन? शिक्षित व्यक्ति पहुंचाएगा। आपका हमारा धर्म होता है कि लोगों को जागरूकता करे, ऐसा नहीं कि शर्मिंदा के चलते कि अरे यार ये तो गंदा चीज है, चलो मत कहो ये सब, ठीक है? चलिए, फोर्थ पॉइंट क्या है? किशोरावायु में देखिए, किशोरावस्था जो होता है हमारा, वह 10 से मतलब 16-17 वर्ष की उम्र में होता है, जो इसी समय बच्चा गलत करना शुरू करता है, ठीक है ना? तो किशोरावायु वर्ग के लोगों को यौन संबंधित में शिक्षित करना, आपके गर्भवती माताओं की देखभाल तथा स्वस्थ पान के महत्व, महत्व के संबंध में जानकारी देना चाहिए। देखिए, किशोरावस्था के वर्ग वाले व्यक्ति जो होता है वही गलती करते हैं, किसी के साथ योए में घुस जाएंगे, किसी के साथ कहीं भी अरे भाई पहले जानकारी लो कि क्या है बेसिकली, ठीक है ना? इसलिए ही मत करो, ठीक है ना? तो याद रख, किशोरावस्था के वही में जो लोगों यौन संबंधित शिक्षा होना जरूरी, ठीक है ना? ऐसे ही नहीं, कुछ भी यौन संचालित शिक्षा होना जरूरी है, ठीक है ना? और साथ में गर्भवती महिलाओं को, ऐसा जो जो है गर्भवती महिलाएं जो है, माताएं हैं, उसको उस पर देखभाल तथा स्वस्थ पान का महत्व महत्व के संबंध में जानकारी देना चाहिए। उसको कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना मेरे दोस्त? इस पर जरूर हमको ध्यान देना चाहिए। हाँ, फिफ्थ पॉइंट है, मादा भ्रूण हत्या के लिए जांच पर कानूनी प्रतिबंध लगाना चाहिए। जैसे देखिए, कोई प्रेग्नेंट महिला होती है, क्या करती है, जाकर क्या बोलते हैं उसको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं ना, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड करा कर देखता है कि भाई बच्चा है क्या, लड़का है या लड़की है। अगर लड़की होती है तो पेट में ही मार देता है, क्योंकि अब ऐसा ऐसे टेक्नोलॉजी आ गया है, पेट में ही पता चल जाता है कि भाई बच्चा है क्या, लड़का है या लड़की है। इस पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि लड़की हो तो अंदर ही खत्म कर दो, लड़का है तो आने दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर हमको क्या कानूनी प्रतिबंध लगाना चाहिए। और बेटी भी बेटी है। आज बताओ, आज के आप जहां से पैदा लिए हो, वो किसी ना किसी की बेटी रही होगी, हाँ या ना? हाँ या ना? और आप जिससे आपके बाल बच्चा भी होगा तो वो किसी न किसी की बेटी से ही होगा। इसलिए इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, लोगों को जागरूकता करना चाहिए। चलो, इस पर हम समय ज्यादा ले लिए थोड़ा सा। चलो, इसका इंग्लिश वर्जन सेम टू सेम है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, समझाने का तरीका सब चीज वही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या आता है कि यहाँ पे जनसंख्या अधिक होने से किसी भी देश की क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, जनसंख्या होने से बहुत सारा प्रभाव पड़ता है, बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है मेरे दोस्त। आप ही बताओ कि अगर आपकी आय 10,000 रुपए पर मंथ है, ठीक है ना? 10,000 रुपए आपके घर में कितना है, आपको 10 व्यक्ति मान लेते हैं, तो प्रति व्यक्ति कितना रुपया पड़ा? 1,000 रुपया, यानी कि महीना का 1 रुपया, 1,000 रुपया। अगर यही जनसंख्या अगर 20 हो जाए तो प्रति व्यक्ति कितना रुपया पड़ेगा? मात्र 500 रुपया, यानी कि पैसा घट गया और खाना खुराकी बढ़ गया। इसलिए बहुत प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, जनसंख्या अधिक होने से किसी भी देश पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला, प्रति व्यक्ति आय में कम हो जाएगा। जैसे देखने में पहले 10 व्यक्ति था तो 1,000 रुपया था,
और 20 व्यक्ति हो गया 500, यानी प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, जमीन, खनिज, खाद्य पदार्थ आदि प्राकृतिक आपदाओं की कमी हो जाएगी। जमीन का कमी इसलिए हो जाएगा, भाई पहले जमीन देखते हो तो बड़ा बड़ा प्लॉट होता था, आज 5 भाई होता है तो इतना हो जाता है, 5 भाई, ठीक है। फिर 5 भाई के दो को बेटा, इसमें भी दो भाग कर लेगा, कोनो को 3 को भाग कर लेगा, इसमें कोनो 4 को भाग कर लेगा, यानी कि जमीन कमी होता जाता है। साथ में क्या होता है, घर जितना बनेगा उतना जमीन घटता जाएगा। उसके बाद खनिज में, जो खाने वाला खनिज पदार्थ, चाहे कोई भी खनिज पदार्थ हो, चाहिए, ठीक है ना, चाहे हर एक चीज जो हमारे जीवन में उपयोग होता है उसका भी कमी होगा, खाने वाला पदार्थ भी कमी होगा, जो हम खाते हैं उसका भी कमी होगा, इस सब का प्राकृतिक संपदा पर कमी होगा। थर्ड पॉइंट क्या है, दिन प्रतिदिन जन संसाधन का स्वास्थ्य खराब होता जाएगा, और जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगा वहां के जन स्वास्थ्य खराब होता जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, संतति नियंत्रण क्या है। देखिए जनसंख्या नियंत्रण, संतति नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण नियंत्रित कैसे कर सकते, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से किसी का फायदा तो है नहीं, घटा ही घटा। हाँ, जनसंख्या, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, कुछ लोगों का कहना है हम दो हमारे होने दो, ठीक है, समझते हो। देखो कुछ लोग का कहना है हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, यानी कि हम दो लोग हैं, ठीक है ना, पति पत्नी और हमारे 2 बच्चे, बस इससे ज्यादा नहीं। और कुछ लोग का कहना है हम दो हमारे होने दो, ठीक है, मतलब अनलिमिटेड, याद रहे। तो संतति नियंत्रित क्या है, तो देखिए कृत्रिम प्रक्रिया से आप ये संतानों को उत्पत्ति को नियंत्रित करने की संतति नियंत्रण, कृत्रिम मतलब ऐसे उपाय, बहुत सारे उपाय है संतति नियंत्रित करने के लिए। आप एक दो को देखो, अभी जस्ट बताएं कि अगर गरीब को या किसी अशिक्षित व्यक्ति को आप नहीं बताओगे तो क्या उसके घर में जाइएगा तो बाल बच्चा बहुत रहता है, 4 को 5 को 6 को 7 को, एकदम बस इतनी खेल ही रहता है, दुगुने घूम रहा है, दुगुने घूम रहा है, दुगुने फाटल घूम रहा है, दुगुने घूम रहा है। हंसना नहीं चाहिए, बशर्ते रियलिटी है, उसमें शिक्षा की कमी, उसकी गलती कुछ नहीं है, क्योंकि उसको यह बताया गया नहीं कि जनसंख्या को, संतति को कैसे नियंत्रित करना है, ना उसके पास पैसा है जिससे वो कंडम खरीद सके, जिसके साथ संभोग करे, और उससे जब देखो विदाउट कंडम करेगा तो फिक्स है कि भाई हर महीना हो जाएगा, सॉरी हर महीना नहीं, हर साल एक हो जाएगा, ठीक है। तो अब बहुत सारा माला डी, बहुत प्रकार के आपको जनसंख्या नियंत्रित गोली बन चुका है, इसको दवाई खा लेना चाहिए, जिससे क्या होगा, जनसंख्या पर नियंत्रित होगा, अगर संभोग भी कर रहे हैं, हाँ है ना। इसलिए इसको जागरूकता होना चाहिए, भाई पते नहीं होता है, अधिकतम जिसके पास 5-6 बच्चे होते हैं उसको पता रियलिटी में होता ही नहीं है, ठीक है, तो इस पर हमको जागरूकता होना चाहिए। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि रोकने की हार्मोनल विधि क्या है। देखिए जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए हार्मोनल विधि क्या बताइए। ऐसे विधि बहुत सारा है, लेकिन हार्मोनल विधि पूछा गया। चलिए हार्मोनल विधि की बात करें। देखिए आजकल विभिन्न प्रकार के हार्मोनल से बनी गर्भ निरोधक गोलियां, जैसे कि माला एन एवं माला डी बाजार में धड़ल्ले से मिलती। मैंने जस्ट बताया कि जनसंख्या को नियंत्रित करना है, संतति को नियंत्रित करना है, तो बहुत प्रकार की गोली, हमारे बहुत प्रकार की दवाइयां हमारे मार्केट में मिल रहे हैं, जिसमें से आपको माला एन माला डी हमारे मुख्य रूप से गर्भ निरोधक गोलियां होती, ठीक है ना। तो क्या कहा, आजकल विभिन्न प्रकार के हार्मोनल से बनी गर्भ निरोधक गोलियां, जैसे कि माला एन माला डी बाजार में धड़ल्ले से मिलती है, एकदम छुट से मिलती, ठीक है ना, मिलती है। ये खाने की टिकिया के रूप में होती है। जो टिकिया जानते हैं ना, खजूर खाए खजूरी, अरे भाई ठेकुआ खाइले बारा टिकिया, तो छोटी जाकर टिकिया के रूप में होता है। ये गोली 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती है, मतलब इसको लगातार 21 दिन तक आप प्रतिदिन एक ले लेते हैं ना, तो मासिक चक्र के प्रथम 5 दिनों में मुख्यतः पहले दिन से ही, क्या कहा, पहले दिन से ही शुरू करनी चाहिए। यानी कि जिस व्यक्ति को अगर मासिक चक्र, देखो प्रेगनेंसी के लिए कुछ जानकारी होना चाहिए, प्रेगनेंसी तभी हो पाएगा जब मासिक चक्र होता है, इसको पीरियड्स कहते हैं, आप शायद जानते हैं। तो मासिक चक्र के पहले दिन जगह शुरू होता है, पीरियड्स आता है, ठीक है ना, उसी दिन से इस गोली को खा लेना चाहिए, क्योंकि जब पीरियड्स 4 से 5 दिन रहता है, ठीक है ना, इसके लिए 4 से 5 दिन रहता है, जब यह खत्म होता है, इसके बाद अगर संभोग होता है, अगर सेक्स करते किसी के साथ, तो वो प्रेग्नेंट हो सकती, ठीक है ना। और यह कम से कम 15 दिन तक होता है, मतलब जिस दिन से शुरू हुआ 5 दिन तक तो करना नहीं होता है कुछ भी, 5 दिन के बाद अगर आप कर रहे हैं तो क्या होगा मेरे दोस्त,
या 10 दिन का अवधि जो होता है इसमें आप फिक्स कर दे तो प्रेग्नेंस हो जाते हैं। तो आपको इससे शुरू करना है, कहाँ से? 1 तारीख से ही, मतलब आपको 1 से 5 तारीख तक होता है, मान ले एक सपोज डेट देते हैं, तो 1 से 5 मतलब 1 तारीख से शुरू करना है 21 तारीख तक, और लगातार एक एक गोली खाना है, ठीक है ना। तो ये कहता है कि ये गोलियां 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती है। इसे मासिक चक्र के प्रथम 5 दिन से ही, मासिक चक्र से ही शुरू करना पड़ता है जिस दिन आता है, 5 दिनों के मुख्य पहले दिन से ही क्या करना चाहिए, यहाँ पे शुरू करना चाहिए। गोलियां क्या होता है, गोलियां यहाँ पे समाप्त होने के 7 दिनों के अंदर, यानी कि गोलियां समाप्त होने के 7 दिनों के अंदर आप ये अंतर के बाद इन्हें फिर से लिए जाना चाहिए। अगर आप गोली समाप्त हो गया तो 7 दिन के बाद फिर से इसको लेना चाहिए क्योंकि यह क्रम तब तक जारी रखना चाहिए तब तक कि गर्भ निरोधक की आवश्यकताएं है। जब तक कि इसको जारी रखना चाहिए जब तक कि यह गर्भ निरोधक की आवश्यकताएं है, कि हमको अभी गर्भ नहीं चाहिए, तब तक इसको आप शुरू रख सकते हैं, ठीक है ना। और गोलियां जो होती है ना, गोलियां बहुत ही प्रभावशाली तथा बहुत ही कम दुष्प्रभावशाली होती है। जैसे देखिए, हर एक चीज का अभी खूब चला है क्या, कोरोना वाला जो थी लिया है ना, वैक्सीन लिया है, तो वो मर रहा है। अरे भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो हर चीज में अगर आप 90% अगर वो सही है, 90% आपके लिए वह लाभदायक है, क्या वो उससे लाभदायक है, तो 1% आपको हानिकारक जरूर होगा, 1% वह हानिकारक आपके लिए जरूर होगा, ठीक है ना। हानिकारक आपके लिए जरूर होगा, चाहे कोई भी दुनिया का सामान हो, 1% उसमें त्रुटि रह ही जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से कोरोना में भी वही हाल है, ठीक है ना मेरे दोस्त। आप जो वैक्सीन लिए हैं, वैक्सीनेशन जिसका हुआ है, ठीक है ना, उसको मेरे दोस्त 90% कुछ नहीं होगा, 1% में ऐसा होता है कि साइड इफेक्ट होता है। उसी प्रकार से देखिए, उसने कहा क्या, जो गोली हम माला डी चाहे माला एन खाएंगे गर्भ निरोधक, वह बहुत प्रभावशाली होता है, बहुत अच्छा प्रभाव करता है, लेकिन दुष्परिणाम भी उसका बहुत कम होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता तो है, उसका भी साइड इफेक्ट होता है, लेकिन बहुत कम। तो ये कहा बहुत कम दुष्प्रभावशाली होता है, ठीक है ना, यानी कि उसका दुष्परिणाम जो होता है, साइड इफेक्ट बहुत कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता तो है भाई, ठीक है। हाँ, दुष्प्रभावशाली होता है। इसके अलावा स्ने यहाँ पे सहेली नामक एवं गोली होता है, एक सहेली होता है, सहेली नामक एवं अन्य गर्भ निरोधक गोलियां जो हफ्ते में मात्र एक बार ली जाती है। बहुत प्रकार के ऐसे गोली है जो आप एक बार खाइए, 3 साल के लिए भूल जाइए, ठीक है। तो क्या है, आपको गोली आता है जिसका नाम सहेली है, सहेली नामक एवं अन्य गर्भ निरोधक गोलियां हफ्ते में एक बार खाया जाता है, हफ्ते में मात्र एक बार ली जाती है। यह गोलियां उच्च निरोधक होता है, यानी कि उच्च निरोधक मतलब ये काफी समय तक आपको गर्भ को रोक सकता है, यह हमारा रोकने की क्षमता होती है। हमारी जनसंख्या वृद्धि को हार्मोनल विधि है जिसके माध्यम से हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। तो समझ में आया होगा। और जरूरत नहीं कि मैं लिखा हूं वही लिखना है, आप थोड़ा इधर उधर करके आप लिख सकते हो, अपने से बनाने का प्रयास करना है। कैसे बनेगा, इसको 4 बार आप पढ़ना है और 5वां बार में अपने से लिखने का प्रयास करना है। इसी का इंग्लिश वर्जन है, आप एक बार देख लीजिएगा इसको, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए एमटीपी से आप क्या समझते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। एमटीपी क्या है, एक प्रकार का समझिए, ठीक है ना। तो हम देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि एमटीपी, ठीक है ना, एमटीपी एक प्रकार का क्या समझने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त, ठीक है ना। क्वेश्चन है गर्भ अवस्था पूर्ण होने से पहले एक गर्भ के समापन को हम लोग क्या चिकित्सीय संभरता समापन कहते हैं, जिसको हम एमपीटी कहते हैं, एमटीपी कहते हैं, ठीक है ना। एमटीपी बहुत इजी है। क्वेश्चन कहा गया है गर्भ अवस्था, यानी कि गर्भ जब पूरा हो जाता है, जब उसके गर्भ पूरा होने के बाद, जैसे 9 महीना पूरा हो गया, अगर किसी महिला की बात करें, ठीक है ना, तो गर्भ अवस्था पूरा होने से पहले एक गर्भ के समापन को, यानी कि एक गर्भ के समापन को, ठीक है, जो गर्भ समापन हुआ, गर्भ समापन क्या कहते हैं, एमटीपी कहते हैं, जिसको हमने हिंदी में चिकित्सीय संभरता समापन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या, यौन संचालित रोग क्या है। देखो, जो रोग मिथुन द्वारा संचालित होता है उसे यौन संचालित रोग कहते हैं। वैसा रोग जो मिथुन द्वारा संचालित होता है यौन संचालित रोग कहलाता है। ये बहुत जी है मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन है इष्ट जनित रोग किससे होता है तथा इससे लक्षण क्या है। जो इस संबंधित रोग की बात किया, इष्ट संबंधित रोग किससे होता है और इसका
लक्षण क्या है। अगर किसी को इष्ट संबंधित रोग हो गया, बीमारी हो गया, तो कैसे पता करेंगे कि भाई पहला बात किससे हुआ है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए लक्षण क्या है, उसका क्या प्रभाव होगा। जब कोई बच्चा अगर रोने लगता है, चाहे कोई बच्चा अगर वो पीला पड़ जाता है, मतलब पीलिया हो गया है, यानी कि उसको जॉन्डिस हो गया है, बहुत प्रकार की बीमारी देख के बता देता है। उसी प्रकार से इसकी क्या है, देखिए इष्ट जनित रोग। इष्ट जनित रोग कैसे होता है, तो कैंडिडा क्या होता है, कैंडिडा एल्बिकिस क्या होता है, कैंडिडा एल्बिकिस नामक इष्ट के संक्रमण से होता है। यह नाम क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पे कैंडिडा, कैंडिडा एल्बिक्लिंस नामक इष्ट के से होता है। यह संक्रमण जो फैलाता कौन है, इससे होने वाला बीमारी है ना। तो इष्ट जनित रोग जो होता है एक प्रकार के कैंडिडा एल्बिक्लिस नामक इष्ट होता है, उसके संक्रमण से होता है, ठीक है ना। इसका मुख्य लक्षण ये तो समझ में आ गया, लेकिन लक्षण क्या है, तो यहाँ पे योनि के क्या कहा, यहाँ पे योनि के आसपास खुजली, अगर योनि के आसपास खुजली हो, या यहाँ पे सेक्स के दौरान योनि में जलन और दर्द, यानी कि अगर सेक्स कोई कर रहा है तो आपको योनि में ज्यादा जलन सा महसूस हो, या क्या हो, खुजली सा महसूस हो, साथ में दर्द बहुत ज्यादा हो, योनि के आसपास की त्वचा का लाल हो जाना, योनि के आसपास की त्वचा का लाल हो जाना, तो आप समझ सकते हैं कि आपका बीमारी है, इस संबंधित जनित रोग है, और इसको आप डॉक्टर से दिखाना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपके योनि के आसपास खुजली हो रही है, योनि आपकी लाल हो चुका है, या आप सेक्स करते समय आपकी ज्यादा दर्द महसूस हो रही है, या आपको उसमें जलन सा महसूस हो रही है, तो डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है प्रोटोजोआ किससे होता है। तो प्रोटोजोआ मेरे दोस्त बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। प्रोटोजोआ यहाँ पे प्रोटोजोआ ट्राइकोनास, क्या प्रोटोजोआ ट्राइकोनास होजिनेलिस, क्या है, होजिनेलिस द्वारा स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं में संक्रमण के कारण यौन से श्रावित होता है। मैंने कहा मेरे दोस्त प्रोटोजोआ किससे होता है, तो प्रोटोजोआ जो होता है मेरे दोस्त, प्रोटोजोआ हमारा होता है ट्राइकोना, ट्राइकोनास, क्या ट्राइकोनास, यहाँ पे भेजिनोलिस, क्या ट्राइकोनास भेजिनोलिस द्वारा स्त्रियों के मूत्र जनन, क्या कहा, मूत्र जनन नलिकाओं से संक्रमण के कारण योनि से स्रावित होता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा मेरे दोस्त, नंबर आपको नीचे दिख रहा है, कंटेक्ट जरूर कीजिएगा। और केवल एक सब्जेक्ट नहीं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का, अगर मैथ्स है मैथ्स में मिलेगा मेरे दोस्त, ए टू जेड मिल जाएगा, नंबर नीचे दिख रहा है, कंटेक्ट जरूर कीजिएगा। चलिए आइए मेरे दोस्त क्वेश्चन क्या है, गोनेरिया क्या है। देखिए गोनेरिया क्या है, बैक्टीरिया नेसरिया, क्या बैक्टीरिया नेसरिया गोनेरिया के कारण पुरुष के मूत्र नली तथा स्त्री के गर्भाशय की ग्रीवा संक्रमित होती। देखिए गोनेरिया एक प्रकार का हमारा यौन संचारित रोग है, जो हमारे पुरुष ने मूत्र नली, जो मूत्र नली आप समझ ही सकते हैं क्या है, ठीक है ना। तो पुरुष के मूत्र नली और स्त्री के क्या होगा, स्त्री के यहाँ पे गर्भाशय की ग्रीवा, गर्भाशय की ग्रीवा को स्रावित करता है या संक्रमित करता है, इसे लैंगिक रोग का गोनेरिया कहते हैं, इसी लैंगिक रोग को हम गोनेरिया कहते हैं। सिंपल समझिए, गोनेरिया एक प्रकार का बीमारी है जो यौन संचालित क्या है, यौन संबंधित रोग है। जो गोनेरिया जो होता है किससे होता है, तो बैक्टीरियोनेसेरिया गोनेरिया के कारण, प्रकार कीटाणु है बैक्टीरिया निसेरिया गोनेरिया के कारण पुरुष में मूत्र नली तथा स्त्री में गर्भाशय के ग्रीवा में संक्रमित होता है, इसे लैंगिक का दर्जा दिया गया है, यह लैंगिक रोग है गोनेरिया कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन है, सिफिलिस क्या है, एक प्रकार का समझिए। सिफिलिस क्या होता है मेरे दोस्त को समझ, देखिए सिफिलिस क्या है, बैक्टीरिया ट्रोपोनेमा पैलिडम। क्वेश्चन क्या है कि गोने यहाँ पे सिफिलिस की बात कर रहे हैं। सिफिलिस जो होता है बैक्टीरिया, क्या कहा, बैक्टीरिया ट्रोपोनेमा पैलिडम के कारण बाह्य जननांगों की त्वचा में फुंसी निकल आती है। देखिए यह बीमारी क्या है कि जो बाह्य त्वचा अंग होता है उसमें फुंसी निकल आती है, ठीक है ना। तो बाह्य जननांगों, जहां पे जनन अंग की बात होता है, जनन अंग कौन कौन सा है, जहां से जन्म होता है बच्चा, वो तो आप बता ही सकते हो जनन अंग, ऐसा नहीं कि शरीर में कहीं नहीं, जनन अंग की बात करते हैं। तो जननांगों की त्वचा में फुंसी निकल आती है, इस प्रकार के रोग
लोग सिफिलिस कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्पिस। क्वेश्चन है हार्पिस से आप क्या समझते हैं, मतलब क्वेश्चन समझिए। हार्पिस होता है, क्या होता है हार्पिस? हार्पिस जो होता है सिंप्लेक्स वायरस, हार्पिस सिंप्लेक्स वायरस द्वारा बाह्य जननांगों के अधिकतम संख्या में क्या होता है, जलन युक्त छाले निकल जाते हैं। क्वेश्चन कहा गया कि आपको हार्पिस से आप क्या समझते हैं, तो हार्पिस जो होता है क्या होता है, सिंप्लेक्स वायरस होता है। सिंप्लेक्स वायरस द्वारा क्या, सिंप्लेक्स वायरस द्वारा बाह्य जननांग, जो बाहर की जननांग है उसमें क्या होता है, अधिकतम संख्या में क्या होता है, जलन युक्त छाले निकल आते हैं, जलन युक्त छाले निकल आते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्पिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाह्य दंपत्ति से आप क्या समझते हैं, बाह्य दंपत्ति से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन कहा गया कि आपको बाह्य दंपत्ति से आप क्या समझते हैं। तो देखिए असुरक्षित यहाँ पे सहवास के, असुरक्षित सहवास के बावजूद दंपत्ति यदि बच्चे पैदा नहीं कर पाते, देखिए असुरक्षित, जैसे बहुत सारा बच्चा ऐसे होता है जो असुरक्षित महसूस होता है, जैसे कि बच्चा गाय भैंसी जो जंगल में पैदा लेता है उसको कौन बचाने जाता है, कोई नहीं, बच्चा दिया, अगर बचा तो बचा, ना तो भगवान के नाम से, ठीक है। तो वही कहा गया असुरक्षित सहवास के बावजूद दंपति यदि बच्चा पैदा नहीं कर पाता है तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य दंपत्ति कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाह्य दंपत्ति, ठीक है ना। भारत में इसका दोष प्राय स्त्रियों को देना देखा जाता है, प्राय स्त्रियों को देखा जाता है, लेकिन पुरुषों में भी यह दोष पाया जाता है, लेकिन ज्यादातर दोष किसको, स्त्रियों को दिया जाता है। रक्त का कार्य बताइए, रक्त हमारे क्या क्या कार्य कर सकता है, जो रक्त होता है उसका कार्य क्या है, तो रक्त का कार्य क्या है, हमारे शरीर को टेम्परेचर को बनाए रखना, सबसे पहला ये शरीर के तापमान को बनाए रखता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, रक्त में पाया जाने वाला WBC और RBC, दो प्रकार के रक्त होते हैं, WBC RBC। WBC शरीर को संरक्षित करता है, और हमारा RBC होता है, रक्त में पाया जाने वाला RBC रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का स्थानांतरण करता है। WBC और RBC, WBC जो होता है देखिए जब कटता है ना तो दो प्रकार के खून आता है, एक तो पतला सा व्हाइट सा आता है, एक आता है पूरा रेड, तो WBC व्हाइट सा होता है, एक होता है पूरा रेड, ठीक है ना। तो जो WBC होता है शरीर के रोगों को संरक्षित करता है, शरीर में अगर रोग आने नहीं देगा, और RBC जो होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का स्थानांतरण करता है, जिसे हम ऑक्सीजन लेते तो पूरे शरीर में दौड़ाता है वो, फिर वहां से पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को फेंक देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, बंधता पर आप संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो बंधता क्या है, देखिए बंधता बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए किसी भी व्यक्ति की वह अवस्था जो उसे प्राकृतिक रूप से जनन करने से रोकता है उसको बांधता कहते हैं, प्राकृतिक रूप से अगर जनन करने से उसे रोकता है उसको बांधता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यौन संचालित रोग एवं कारण बताइए। जैसे कि बहुत सारा पहला एड्स है, एड्स जो होता है, देखिए यौन संचालित रोग एवं कारण बताना है तो दो चार लिख दीजिए। सबसे पहला एड्स है, एड्स जो होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है, क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस एक प्रकार का एड्स। इसके बाद हार्पिस भी यौन संचालित रोग है जो यहाँ पे सिंप्लेक्स वायरस के द्वारा होता है। थर्ड नंबर है सिफिलिस क्या होता है, ट्रोपोनेमा पैलिडियम बैक्टीरिया से होता है। हमारा फोर्थ नंबर गोनेरिया है, गोनेरिया क्या होता है, निसेरिया गोनेरी बैक्टीरिया से होता है। ये हमारा चार हमारा यौन संचालित रोग है, और इसका किसका कारण से होता है ये सब भी बगल में लिखा हुआ है, कि आपको ऑब्जेक्टिव में भी आपको काम आएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा मेरे दोस्त। आपसे रिक्वेस्ट यही होता है कि अभी जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा मजा ही नहीं है, ठीक है। इस बार रिक्वेस्ट है कि आपको यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट पढ़ाई हो रहा है, और इन क्वेश्चन के साथ साथ पूरे चैप्टर वाइज भी चल रहा है, तो आप लोग ज्वाइन होने का प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन है जीवाणु जनित किन्हीं चार प्रतिजैविक को लिखे, और ये भी क्वेश्चन 2014 में एग्जाम 2014 के एग्जाम में आ चुका है। जीवाणु जनित रोग का बताइए। सबसे पहला आपको आता है क्या, यहाँ पे शिफ्लोस्पोरिन हमारे का जीवाणु जनित हमारे क्या है, प्रतिजैविक है, ठीक है ना। किन्हीं आपको जीवाणु जनित का चार प्रतिजैविक का नाम लिखना है। सबसे पहला आपको है शिफ्लोस्पोरिन, सेकेंड नंबर है पोलीपोरिन, ठीक है ना, पोलीपोरिक। उसका थर्ड पॉइंट क्या है आपको, थायरोक्सिसिन है। उसका फोर्थ पॉइंट क्या है यहाँ पे, सबटिलीन जीवाणु। यह चार जो हमारे हैं जीवाणु जनित प्रतिजैविक है, जो आपको याद रखना चाहिए।
ये ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछेगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। इस चैप्टर का आपको जो इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन था इतना था। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन बचता है वो आपको एक लेक्चर में ले लेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचता है तो उसको एक लेक्चर में ले लेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर दिख रहा है, कॉन्टेक्ट से भी कीजिए।